हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। आई होप कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से चल रही होगी और आपने मैक्सिमम चीजें जो आपके सिलेबस में हैं, CSIR एग्जाम के सिलेबस में जो मैक्सिमम चीजें हैं आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है। रिसेंटली मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कि एग्जाम को प्रिपेयर करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये चीजें लोगों ने पूछी हुई हैं मुझसे कमेंट्स में, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके एग्जाम में, जैसा कि सब लोग जानते हैं, एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 25 डेज हैं। ठीक है, 25 डेज हैं आपके पास एग्जाम प्रिपेयर करने की। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है। ठीक है, उनके लिए मैं सबसे पहले कुछ चीजें बताऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी बात मैं उनके लिए भी करूंगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा उनको भी बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन 25 डेज में आप पढ़ करके CSIR का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, अगर आप इन 25 डेज में कुछ चीजें पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको पेपर को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि पेपर में पूछा क्या जाता है, पेपर किस तरीके से सेट होता है। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आने वाला जो एग्जाम, इसके बाद जो आने वाला एग्जाम होगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, इन 25 डेज में अगर आपने प्रॉपर तरीके से अब तक प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको इन 25 डेज में क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, आपके पास 25 डेज बचे हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज, और दूसरा बचे हुए 10 दिन, 10 डेज। ठीक है, इनको दो पार्ट में आप डिवाइड करिए और ये जो 15 डेज हैं इनमें आपका इनमें आपका रिवीजन सेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। रिवीजन सेशन होना चाहिए आपका, रिवीजन सेशन होना चाहिए आपका। आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक वो सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें इन 15 डेज में। ठीक है, इन 15 डेज में आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर तैयारी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है तो आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ रखा है उन चीजों को यहाँ पे रिवाइज कीजिए इन 15 डेज में। ठीक है, और एक बार जब आपका रिवीजन फिनिश हो जाए तो जो बाकी के बचे हुए 10 डेज हैं इनमें आपका जो एक विजन होना चाहिए, पहला तो रिवीजन फेज यहां भी चलेगा, रिवीजन फेज यहां भी चलेगा, और रिवीजन फेज के साथ साथ प्लस आपका प्रैक्टिस फेज भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस फेज का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है या आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। इसके अलावा कोई भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक ले लीजिए जो CSIR नेट एग्जाम के लिए आती हो, लाइफ साइंस की, आप वो बुक ले लीजिए और उस बुक में चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, एक यूनिट एक दिन में आपको पढ़नी है, एक यूनिट 1 यूनिट पर डे आपको पढ़ना है, और इस यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जहां से भी आपको मिल रहे हैं, जिस बुक से मिल रहे हैं, जिस पेपर से मिल रहे हैं, आप इन 10 दिनों में ये काम करेंगे। ठीक है, आप एक यूनिट पर डे पढ़ेंगे और उस यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए और उनको 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है, अब बात जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके बारे में। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन्होंने MSc तो किया ही होगा, ठीक है, या MSc कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप जिस सब्जेक्ट से भी MSc कर रहे हैं, लाइफ साइंस के जिस पोर्शन से भी MSc कर रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहली बात यह है, अगर आप जूलॉजी से कर रहे हैं, आप जूलॉजी अच्छे से पढ़िए, बॉटनी से कर रहे हैं, बॉटनी अच्छे से पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सबसे पहली चीज, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और इसके अलावा आपकी एक्सटेंसिव नॉलेज जो है, जो भी एक्सटेंसिव नॉलेज है, उसके बेस पे आप एग्जाम देने जाइए, उसी बेस पे आप रिवीजन कीजिए अभी, और उसी बेस पे आप प्रैक्टिस सेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए।
आपको 100% मैं यहाँ पे गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन हाँ आपको पेपर जरूर समझ में आएगा कि पेपर में क्या क्या चीजें किस तरीके से सेट की गई हैं। तो इसके बाद जो एग्जाम आएगा, जब आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको काफी आसानी होने वाली है तैयारी करने में। ठीक है, तो ये तो रहा अगले आने वाले 25 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा चीजें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के चक्कर मत पड़िए, आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। आपने जो कुछ पढ़ रखा है, जो कुछ आपके दिमाग में है, सिर्फ वो आप उसको रिटेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आपके वही चीजें काम में आने वाली हैं जो आपको उस टाइम पे याद है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। आपको चलते चलते जो चीजें याद रहेंगी वहां पे आपको वही काम आने वाली है। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। आपने कोर्स ले रखा होगा, आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, उन नोट्स को पढ़िए, उसमें अपना टाइम जो है लगाइए और वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने एक और कमेंट मेरे पास जो आया था इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में कि कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस CSIR नेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जो लाइफ साइंस सब्जेक्ट है, लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट जो है, इसमें टोटल 13 यूनिट्स हैं। 13 यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल यूनिट्स इसमें 13 है। ठीक है, अब इन 13 यूनिट में से आपको कौन सी यूनिट प्रायोरिटी पे रख के पढ़नी चाहिए, मैं उनकी बात करने चल रहा हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है आपकी यूनिट नंबर 1 जो बायोलॉजी का बेसिक है। ठीक है, बिना ये यूनिट पढ़े आप बायोलॉजी को समझ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स एंड their interaction relevant to biology। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको लाइफ साइंस को समझना है तो ये यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा और सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जब आप लाइफ साइंस पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ये यूनिट आपको पढ़ना है, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 2 जिसमें आप लोग पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लाइफ की, तो आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी यूनिट है ये। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं आपको इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, ये चीजें आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन बायोलॉजी। इसमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन है। ये दो चीजें हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी ये दो चीजें आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। दूसरा आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप जरूर पढ़िए, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा है यहां पे साइटोस्केलेटन। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोलॉजी में भी ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 100% पढ़नी ही है। पूरी बायोलॉजी बेस्ड है इन तीनों चीजों पर। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो बात रही यूनिट 2 की। उसके बाद यूनिट 3 जिसमें है फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं इसमें। ठीक है, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी पढ़ने को मिल जाएगी और ये यूनिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात आप लोग करें, सेल डिवीजन की आप लोग बात करें, हर जगह पे यूनिट आपको काम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आती है यूनिट 4। ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना होगा सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये सारी यूनिट्स मैंने पढ़ा रखी हैं, इसमें से अभी ये यूनिट मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। फंडामेंटल प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। ठीक है, कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, लेकिन ये बाकी की 3 यूनिट्स मैंने
पढ़ा रखी हैं और पूरी पढ़ा रखी हैं, और आप अगर उनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आती है यूनिट 5, जिसमें है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और ये सबसे ईमानदार यूनिट है। मैं आपको बताऊं, ये सबसे ईमानदार यूनिट है। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो आपको कभी धोखा नहीं देगी। यहां से आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है यूनिट नंबर 6, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ये भी सबसे ईमानदार यूनिट है। ये दोनों बहुत ईमानदार यूनिट हैं, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे, और क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और बहुत सीधे सीधे सवाल मिलते हैं यहाँ से, बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे सवाल मिलेंगे आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे इनको। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 10। ये है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसको आप लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल आएगा, और उसके बाद यूनिट नंबर 11, जिसमें इवोल्यूशन एंड बिहेवियर है। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट हैं टोटल। इन 13 में से केवल 8 यूनिट ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये 8 यूनिट आप ठीक से पढ़ के चले गए तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 8 यूनिट बहुत कायदे से पढ़नी है, बहुत ही इंटेंसिव तरीके से पढ़नी है। ऐसा पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये 8 यूनिट हैं जो कि आपके पूरे CSIR के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। आपको इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है। आने वाले टाइम में इन सारी यूनिट्स को मैं भी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सेल डिवीजन के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये कुछ स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। बचे हुए टाइम में आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।